हमारे MSCDCL के एक आला अधिकारी, बड़े अधिकारी है, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग मुमरा कौशल में घूम रही, आपने भी सुना होगा शायद, कि वो कहते हैं कि 60 पैसा पर यूनिट जितेंद्र रावत साहब उसके अंदर कमीशन लेते हैं हर घर से। मतलब अगर 3,000 रुपया भर रहे हैं तो उसमें जो 300 अगर आप यूनिट यूज कर रहे हैं तो 300 यूनिट का तकरीबन 180 रुपया आपको वहां भरना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? अवार्ड साहब को। उसके बाद ये तो पैसा देना ही पड़ रहा है, उसके बावजूद 20 लाख रुपया महीना उनको वहां पर से पैसा मिल रहा है। आप सेक्युलरिज्म का चोला पहने हुए, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को बराबरी पर लाना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते? और अगर अजीत पवार साहब हिस्सेदारी दे रहे हैं मुसलमानों को तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और आपको मैं एक बात बता दूं कि लोग बीजेपी मुमरा के अंदर कर रहे हैं, क्या आपको यकीन है? मोमिन भाई आपसे सवाल करता हूँ कि आपको यकीन है कि इलेक्शन के बाद में शरद पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? हमें मालूम अंदर की बात क्या चल रही है। तो कौन अमित शाह साहब से बात कर रहा है, कौन अमित शाह साहब से माफी मांग रहा है, कौन अमित शाह साहब से अपने बेटे को बचा रहा है, तो हमें मालूम है। मुमरा के जो मुसलमान है वो बहुत समझदार है। मुमरा के मुसलमान जानता है कि ये पहला और आखिरी मौका है हमें हमारी इस सीट के अंदर बदलाव लाने का, और लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि ये जो हर चीज को प्राइवेट कर रहा है, पूरे मुमरा कौसा को बेच रहा है, और गिने चुने लोग 2 या 3 ही लोग हैं इसके इर्द गिर्द में जो उसकी इस पॉलिटिकल सीट का फायदा उठा करके बिजनेस कर रहे हैं। उनको जो है इंशाल्लाह हम जंग जीतेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों पर भरोसा है। हमें मुमरा कौसा की जनता, मुमरा कौसा की आवाम पर भरोसा है कि आप लोग सही फैसला लोगे और इस इलेक्शन में जितेंद्र अवार्ड जैसे एक यहूदी सोच वाले, एक प्राइवेटाइज करने वाले, एक मुमरा कौसा को बेचने वाले शख्स को पछाड़ करके एक काम करने वाले शख्स नजीमुल्ला साहब को आप जिता करके जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो बहकावा हो रहा है मुमरा कौसा के अंदर कि नहीं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के नहीं है, वो एनसीपी के हैं, और क्या भरोसा कि अजीत पवार साहब इलेक्शन के बाद में कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि वो किंग मेकर है। आपने नवाब मलिक की मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बेहद करीब है। 20 नवंबर को मतलब वोटिंग है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस वक्त अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे भी राजनीतिक माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, और दोनों ही तरफ से, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड साहब की पार्टी की तरफ से बोलो या नजीमुल्ला साहब की पार्टी की तरफ से, दोनों ही पार्टियों द्वारा पूरे मुमरा कलवा के अंदर जोर शोर से प्रचार और प्रसार जारी है। और इस चुनावी माहौल को हम पे चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं राजू अंसारी साहब के पास, जो बहुत ही मतलब चर्चित समाज सेवक भी हैं, और ख़ास बात यह है कि वो कट्टर समर्थक भी हैं नजीमुल्ला साहब के इस वक्त। तो हम उनसे ही चर्चा करेंगे आज के चुनावी माहौल के ऊपर। राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, चुनाव का बिगुल तो कब से बज चुका है। अब 20 तारीख को मतलब 20 नवंबर को मतलब वोट पड़ेंगे और 23 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे। तो अभी तक का जो ये चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, आपकी पार्टी का बोलो या सामने जो अवार्ड साहब की पार्टी का, ये कहाँ तक पहुँचा है और क्या स्थिति बनते हुए मुमरा में आपको नजर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुमरा टाइम्स की तरफ से मैं मोइन भाई आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरा तासुरात लेने के लिए आए हैं। दूसरी बात कि आपने जैसे कहा कि आज 13 तारीख है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं। अगले 6 दिनों के बाद में हमारा इलेक्शन से पूरे महाराष्ट्र सूबे का 20 तारीख को, और हम उसी की कोशिश में लगे हैं किस तरीके से हमारा कैंडिडेट नजीब सुलेमान मुल्ला को हम जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारा कैंडिडेट जीत करके आवे। किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? रही बात इलेक्शंस की और इस इलेक्शन के मुद्दों की, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 सालों में आपको मैं थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में लेके जाता हूं कि ये जो सीट है ये पहले चौपन बेलापुर कही जाती थी, और ये सीट बहुत बड़ी, तकरीबन हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट MLA कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती, जिसमें 12,68,000 वोटर हुआ करते थे। और ये चालू होती थी बेलापुर से, बेलापुर होते हुए पूरी नवी मुंबई, ऐरोली होते हुए पूरा कलवा, पूरा मुमरा, पूरा दीवा होते हुए, आधा थाना होते हुए मीरा रोड पे खत्म होती थी। तब यहाँ पर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने की वजह से कोई MLA, कोई मिनिस्टर यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा था। जैसे कि हमारे पहले यहाँ पे गणेश नाइक साहब थे, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर भी थे, यहाँ के पालक मंत्री भी थे, और ठीक है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। 2008 में डेलिमिनेशन ऑफ वार्ड्स हुए। उस डेलिमिनेशन ऑफ वार्ड्स के अंदर हमारा मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र, जिसे 149 मुमरा कलवा कहा जाता है, ये उभर कर सामने आया। हमने कोशिश की कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई कम्युनल नेता नहीं जीतना चाहिए, और हमें कोई एक सेकुलर आवाज जिताने की कोशिश की।
आपकी जानकारी के बता दूं, आप शॉक हो जाएंगे कि शरद पवार ने सबसे पहला नाम नजीबुल्ला का ही लिया था, मगर नजीबुल्ला साहब ने खुद कहा कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाके हमने सोनिया जी गांधी मैडम जो हमारी यूपीए की अध्यक्षा थी उनसे मिले और शरद पवार साहब से मिले और हमने गुहार लगाई कि नहीं, जितेंद्र आवाड साहब को ये वोट टिकट देना चाहिए। उनको टिकट मिली, हम यहाँ पर इलेक्शन लड़े और वही एक इलेक्शन है जो हम इलेक्शन लड़े। 2009 में राजन किने साहब शिवसेना की तरफ से कैंडिडेट थे और तकरीबन 15,500 वोटों से वो हार गए और जितेंद्र आवाड साहब जीत गए, जबकि कलवा ने उनको नकार दिया था। मगर मुमरा की जनता ने, मुमरा के मुसलमानों ने उनको संभाला और वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद में आखिरी जो 2 इलेक्शन हुए, 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, मैं आपको बता दूं, मैं इस बारे में आपको मतलब ये भी एक आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगा कि अंदर की बात यह है कि शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब ने मिल करके ये सीट को सजा करके जितेंद्र आवाड साहब को दिया। यहाँ पे जो कैंडिडेट थे शिवसेना की तरफ से या एमआईएम की तरफ से, वो डमी कैंडिडेट हुआ करते थे। और 2019 में यह हाल रहा कि वो जो एमआईएम के कैंडिडेट थे उनको ही खरीद लिया गया और ये समझे कि इलेक्शंस हो गए। मगर अल्लाह ने कहीं से एक इंसान को खड़ा किया जिसका नाम था अबू अल्तमश फैजी साहब, और वो 30,520 वोट बिना 1 रुपया खर्चा किए वो लेकर के चले गए। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी थी। अब ये हुआ कि हम चाह रहे थे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर, जब हम पहली मरतबा लड़े थे 2009 के अंदर, तो 40% मुसलमान वोटर थे, अभी 44 हुए, फिर 48 हुए, आज 52% मुसलमान वोटर है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हमें यहाँ पर मुसलमान क़यादत पैदा करनी चाहिए। देखो आज आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम क़यादतों को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो शहाबुद्दीन की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी की शक्ल में हो, चाहे वो अतीक अहमद की शक्ल में हो, चाहे वो आजम खान साहब की शक्ल में हो, बहुत सारे लोग ख़त्म होते चले गए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक वैक्यूम मुसलमान की लीडरशिप का पूरे इस देश के अंदर होता जा रहा है। तो उस वैक्यूम को भरने के लिए हमें कहीं ना कहीं नई सदारत, नई लीडरशिप मुसलमानों के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। और हम इसके लिए गए शरद पवार साहब के पास और हमने कहा शरद पवार साहब से कि शरद पवार साहब, ये 52% मुसलमान वोटरों की कॉन्स्टिट्यूंसी है और आपके जो वहाँ के एमएलए हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा नेशनल लीडर समझते हैं, तो उन्हें आप थाना से लड़ा दीजिए, नासिक से लड़ा दीजिए, उनका खुद का जो गांव है सिन्नर जिसे कहते हैं, सिन्नर से लड़ा दीजिए, यहाँ पर एक मुसलमान क़यादत दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं, वो वहाँ से वही लड़ेगा। तो हमें ऐसा लगा कि हम मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं, हम खाली इनके पीछे झंडा लेकर के घूमना, इनके लिए वोट मांगना, मगर जहाँ हिस्सेदारी की बात आएगी, जहाँ हमारी क़यादत की बात आएगी, जहाँ हमारी लीडरशिप बनाने की बात आएगी, तो ये हमेशा हमें नकारते रहते हैं। तो हमने फिर नजीमुल्लाह साहब के साथ बैठ करके बात की, अजीत पवार साहब से बैठ करके बात की और हमने फाइनल किया कि नहीं, यहाँ से हमको नजीमुल्लाह साहब को लड़ाना है, जिसकी तैयारी आप पिछले 6 महीने से देख रहे हैं। 6 महीने पहले हमने कुछ बजट लेकर आए, मुमरा कौशल, जबकि नजीमुल्लाह साहब अभी तक एमएलए बने नहीं है, मगर उसके बावजूद उन्होंने 181 करोड़ रुपया तकरीबन, मेरे पास कैलकुलेशन है, मेरे पास उसकी जीआरस है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब ने मंजूर करके कैबिनेट मीटिंग के अंदर मंजूर करके दिया है। वो 181 करोड़ रुपया मुमरा कौशल के लिए दिया है। और नजीमुल्लाह साहब ने पूरे मुमरा कौशल, वो पहले से ही जानते हैं, जब 2009 का इलेक्शन लड़ाया जा रहा था तो आपको भी मालूम हो कि वो इलेक्शन जितेंद्र आवाड साहब ने नहीं लड़ा था, भले वो पर्चा जितेंद्र आवाड साहब ने भरा हो, और वो पूरा इलेक्शन नजीमुल्लाह साहब ने ही लड़ा था, और मुमरा में भी और कलवा में भी। आज वही हाल है कि वापस जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जब मुमरा आए तो उन्होंने मुमरा के हर तकलीफों को समझा, हर बारीक बारीक जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उसको समझा, जो बड़े प्रॉब्लम्स थे उसको समझा, उसके ऊपर उन्होंने एक रोड मैप बनाया उसका, इसको किस तरीके से हल किया जाए, इस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्या है, और उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने कुछ बजट लाया और कुछ बजट और वो लाएंगे इंशाल्लाह, और हमने काम चालू करवाया। अच्छा, अब रही बात मुद्दों की, आपको मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों से जितेंद्र आवाड साहब यहाँ पर आमदार है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप भी तो साथ में थे, तो आपको मैं बता दूं कि 2009 से लेकर 2014 तक ये 5 साल का वफा में उनके साथ में रहा, और पिछले 10 साल से वो मेरे ऊपर केस कर रहे हैं, पिछले 10 साल से। उन्होंने पहला केस मेरे ऊपर 2013 में किया था, शायद आपको मालूम होगा कि वो पहले तो आवाड साहब के से आपकी बहुत करीबी थी, आखिर ये दूरी होने की वजह क्या? वही बताना चाह रहा हूँ मैं, वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2012-13 के अंदर मेरे ऊपर एट्रोसिटी लगाई गई और एक मामले के अंदर मुझे जेल भेज दिया गया। उसके बाद में जब मैं वापस छूट कर आया तो मुझे इन्होंने तड़ी पार कर दिया। तो ये एक ऐसे शख्स है जो अपने आप को तानाशाह समझते हैं, इनकी सोच जो है थोड़ी मिसलोनी और हिटलर से मिलती है। ये चाहते हैं कि पावर जो है वो सेंट्रिक रहे, पावर सिर्फ मेरे हाथ में रहे, कहीं और किसी का पावर नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने नईम खान साहब, महेंद्र कुमार साहब, राजन किने साहब, यासीन कुरैशी साहब, मुझे हर एक को ख़त्म करने की कोशिश की।
मगर कहते हैं ना, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन रखे। अच्छा, अवार साहब का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? इन वही 15 बता सालों के अंदर मतलब कितने, मतलब शहर में कितना चेंजेस आया? वही बता रहा था मैं आपको। आप देखा ना, मुद्दों का इलेक्शन है ये। हम्म, तो देखो, इलेक्शन मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। जब हम किसी को खड़ा करते हैं, हमारा सामने जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आता है, एमएलए का इलेक्शन आता है, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम जिसको वोट देंगे वो हमारे इलाके में डेवलपमेंट किस तरीके से करेगा, हमारे को बेसिक एम्यूनिटीज जो हमारी थी, जो मूलभूत सुविधाएं वो हमें कैसे देगा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कैसे करेगा। तो पिछले 15 सालों के अंदर आप देखिए कि माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मैं आपको आरटीआई जो हमने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए मांगनी की है, तो पता ये चला कि 115 करोड़ रुपया पिछले 15 साल के अंदर इन्होंने मुमरा के लिए लाया, सिर्फ 115 करोड़ रुपया। और मुमरा के अंदर हॉस्पिटल जिसके लिए इन्होंने मांगनी की, 1 रुपया ला नहीं पाए, हमने बनाया, मतलब नगर सेवकों ने बनाया। स्टेडियम नगर सेवकों ने बनाया। मित्तल का रोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया, कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर। हमारा कब्रिस्तान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया। अब वो कब्रिस्तान की अलग कहानी आपको तो मालूम होगी किस तरीके से कब्रिस्तान की जमीन कहाँ थी, कहाँ शिफ्ट करवा दी गई बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, और स्लॉटर हाउस की जमीन के ऊपर कब्रिस्तान लाया गया और स्लॉटर हाउस को खत्म कर दिया गया। अभी आपने कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिसमें नजीब सुलेमान मुल्ला साहब ने वो लेटर दिखाया कि किस तरीके से स्लॉटर हाउस को भी अब खाने की जरूरत कोशिश की जा रही है, क्योंकि 11 एकड़ का हमारा स्लॉटर हाउस है, जिसमें कुछ हिस्से के ऊपर सीआरजेड लगा हुआ है, तो 6 एकड़ के आसपास हमारे को मिल रहा था। अब वो 6 एकड़ में भी बोलते हैं कि हम सिर्फ 40% ही स्लॉटर हाउस ले देंगे, बाकी जगह पर हम बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये लालच, कहते हैं ना, लालच बड़ी बुरी बला होती है। अगर आपका ईमान कमजोर होगा तो आपको पैसा कहीं ना कहीं खा जाएगा। वही हो रहा है मुमरा के अंदर, कि हर चीज को बेचा जा रहा है। तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि जो मुद्दे हैं हमारे मुमरा कौसा के, कि आज हॉकर्स रस्ते पर बैठा हुआ है, 4000 हॉकर रस्ते पर बैठा हुआ है। हमारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम आज तक के सॉल्व नहीं हुआ। हमारा पानी का प्रॉब्लम आज तक के सॉल्व नहीं हुआ। आज भी मुमरा कौसा के अंदर जो 15 साल पहले 45 एमएलडी पानी आ रहा था, 6 एमएलडी बढ़ाकर 51 एमएलडी पानी हमें आ रहा है। तो उससे अच्छा तो दीवा है। जहाँ 9 एमएलडी पानी आता था 2009 में, आज 42 एमएलडी पानी आ रहा है। वो 4 गुना 4.5 गुना बढ़ गए, और हम सिर्फ 6 एमएलडी बढ़े। मतलब मेरे अंदाज से कुछ 1.5% बढ़े हम लोग, सिर्फ 1.5% हमारे यहाँ का पानी बढ़ा है। तो यहाँ पे उनका फेलियर है, और सबसे बड़ा फेलियर जो है वो टोरेंट को लेकर के है। मैं आपको बता दूं कि टोरेंट कंपनी के जो मालिक है समीर मेहता एंड सुधीर मेहता, ये मुमरा वाला बहुत गौर से सुनना चाहिए कि समीर मेहता और सुधीर मेहता, आपको मालूम है कि अब इलेक्शंस के अंदर जब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, जो बड़े बड़े एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो फंडिंग अब कैश नहीं कर सकती है, उन्हें अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए फंडिंग करनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन के वक्त में को जितनी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए फंडिंग होती है हर पार्टियों को, वो उसको आम करना चाहिए, मतलब पब्लिक के सामने उसको दिखा देना चाहिए। तो वो जो फंडिंग की गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, उसमें जो टोरेंट कंपनी है उसने 25 करोड़ रुपया एनसीपी शरद पवार साहब को 2019 में दिया। अब 2019 में इलेक्शंस हुए, उससे पहले हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जो बीजेपी के हैं, उनकी सरकार थी, उनकी सत्ता थी। अवार्ड साहब 26 नवंबर 2019 को जब उद्धव ठाकरे साहब सीएम बने, तो उसी वक्त वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर बने। और उनके 3 महीने के बाद में टोरेंट कंपनी को 20 फरवरी 2020 को साइन करके टेंडर अलॉट किया गया। आपको और बता दूं मैं कि हमारे एमएससीडीसीएल के एक आला अधिकारी, बड़े अधिकारी है, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग मुमरा कौसा में घूम रही, आपने भी सुना होगा शायद, कि वो कहते हैं कि 60 पैसा पर यूनिट जितेंद्र अवार्ड साहब उसके अंदर कमीशन लेते हैं हर घर से। मतलब अगर 3000 रुपया भर रहे हैं तो उसमें जो 300 अगर आप यूनिट यूज कर रहे हैं, तो 300 यूनिट का तकरीबन 180 रुपया आपको वहां भरना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? अवार्ड साहब को। उसके बाद ये तो पैसा देना ही पड़ रहा है, उसके बावजूद 20 लाख रुपया महीना उनको वहां पर से पैसा मिल रहा है। और उसके साथ में टोरेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आप देखिए वो किन लोगों के आदमी काम कर रहे हैं। पूरी राष्ट्रवादी के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, पूरी राष्ट्रवादी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत छोटे लोग हैं मेरे सामने वो, पर उन लोगों के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि ये बीजेपी करते हैं, या ये हमारे को बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ के अलायंस में है। 2014 में जब बीजेपी की इलेक्शन हुए 2014 के एमएलए के, और बीजेपी की 129 सीट आई, तो उनको बहुत कम सीट चाहिए थी। 145 का ही आंकड़ा पार करना होता है मेजोरिटी के लिए, तो कुछ 20 एक सीट उनको 1519 सीट कम पड़ रही थी। और उस वक्त में शिवसेना को वो इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे, उतना उनको भाव नहीं दे रहे थे, तो शिवसेना भी थोड़ी तड़की हुई थी। उस वक्त में बिना किसी के बोलने पे, ना बीजेपी ने इनसे मांगा, ना बीजेपी ने इनसे बात कही,
शरद पवार साहब ने अपने बिना शर्त के समर्थन का लेटर उस वक्त के गवर्नर को दिया और कहा कि हम बाहर से बीजेपी को समर्थन करते हैं, और 5 साल तक उन्होंने समर्थन किया। तो वो सेक्युलर हो गया। आज जो 5 साल बीजेपी का साथ में रहे वो सेक्युलर हो गए। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि शरद पवार साहब ने अपनी जिंदगी का दूसरा इलेक्शन लड़ा। पहला इलेक्शन को लड़ाया वसंत दादा पाटिल साहब ने, दूसरा इलेक्शन लड़ाया उन्हें वसंत दादा पाटिल साहब ने, और वसंत दादा पाटिल साहब उनके मेंटोर हैं, उनके गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं, जिन्होंने उनको राजनीति में लाया। और 7 साल के बाद में शरद पवार साहब ने अपने गुरु, अपने मेंटर को धोखा दे करके उस वक्त की बीजेपी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी नहीं थी, उस वक्त जनता पार्टी हुआ करती थी, जेपी, तो उस जनता पार्टी के साथ में मिल करके कांग्रेस की सरकार को गिराया और मुख्यमंत्री बन गए। तो वो बीजेपी के नहीं है, वो कम्युनल नहीं है, वो बीजेपी को 5 साल बिना शर्त समर्थन देते, वो बीजेपी के नहीं है। आज हमारे इस स्टेट के अंदर 288 सीट है। इस 288 सीट के अंदर शरद पवार साहब को 95 सीट मिली और उद्धव ठाकरे साहब को 95 सीट मिली महाविकास आघाड़ी के अंदर। बाकी सीट कांग्रेस के पास चली गई और दूसरे घटक के पास चली गई। तो इस 95 सीट के अंदर अगर आप सेक्युलर होते तो जिस तरीके से अजीत पवार साहब ने, उनको 61 की सीट मिली महागठबंधन के अंदर, उन्होंने 6 मुसलमानों को दिया। आसिफ शेख को मालेगांव से दिया, जिशान सिद्दीकी को बांद्रा से दिया, हसन मुशर्रफ को कोल्हापुर से दिया, अनुशक्ति नगर से सना मलिक को दिया, गवंडी से नवाब मलिक को दिया, मुमरा कलवा से नजीब मुल्ला साहब को दिया। तो ये 6 लोगों को उन्होंने 60 में से दिया, मतलब 10% दिया। तो आपके पास 95 सीट मिली थी, दोनों के पास 95। तो इन्होंने कितनी सीट देनी चाहिए थे आपको मैं बताता हूँ मैं कि एक महबूब शेख करके जयंत पाटिल साहब के पीए हैं। जयंत पाटिल साहब ने एक सीट बाजू की है जो उनके अपोजिशन के पार्टी की है, महागठबंधन की सीट की है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके साथ में सेटिंग की कि तू मेरे सामने डम्मी दे, मैं तेरे सामने डम्मी देता हूँ। तो वो महबूब शेख वो डम्मी कैंडिडेट है उस सामने वाले एमएलए के सामने, और उसी एमएलए ने जयंत पाटिल के सामने एक डम्मी कैंडिडेट दे दिया। एक मुसलमान वो हुआ। दूसरा मुसलमान उन्होंने दिया है चीता कैंप के अंदर, जो हमारी टॉम्बे की सीट है, अनुशक्ति नगर की सीट है, जहाँ पे सना मलिक राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ रही है घड़ी से। उनके सामने उन्होंने दिया है फहद शेख को, जो स्वरा भास्कर के शौहर है और वो एथिस्ट है, वो मुसलमान नहीं है। जिस तरीके से जावेद अख्तर साहब एथिस्ट है, उसी तरीके से वो एथिस्ट है। वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो किसी भगवान, किसी अल्लाह, किसी को भी नहीं मानते, वो किसी को नहीं मानते हैं, उनके पास कोई ईमान और धर्म नहीं है। तो वैसे शख्स को दिया, वहां नाम सिर्फ उनका फहद है, इसलिए लोग समझ रहे हैं कि वो मुसलमान को दिए। इसका मतलब है सिर्फ एक ही महबूब को दिया गया, मुसलमान को। उसी तरीके से अब शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब में चले जाए, उबाडा के अंदर चले जाए, तो उबाडा के अंदर सिर्फ एक मुसलमान को, जो वर्सुआ से लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, कौन से खान साहब है वो, हबीब खान या हकीम, ऐसे कोई नाम है उनका, हबीब खान साहब शायद, एक सीट दी गई है जहाँ की, जबकि वहां पर मुसलमानों की संख्या जो 20 से 22% ही है सिर्फ, तो वो हारने के लिए दिया गया। इसका मतलब वो भी डम्मी कैंडिडेट है। तो आप मुझे बताइए कि आप सेक्युलरिज्म का चोला पहने हुए, आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को बराबरी पर लाना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते? और अगर अजीत पवार साहब हिस्सेदारी दे रहे हैं मुसलमानों को, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और आपको मैं एक बात बता दूं मैं कि लोग बीजेपी मुमरा के अंदर कर रहे हैं, क्या आपको यकीन है, मोमिन भाई आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको यकीन है कि इलेक्शन के बाद में शरद पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे? क्या कहते हैं आप, जाएंगे या नहीं जाएंगे? हो सकता है पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, हमें मालूम है अंदर की बात क्या चल रही है। तो कौन अमित शाह साहब से बात कर रहा है, कौन अमित शाह साहब से माफी मांग रहा है, कौन अमित शाह साहब से अपने बेटे को बचा रहा है, वो हमें मालूम है। तो इलेक्शन के बाद में क्या भी हो सकता है। तो ये तो इलेक्शन की बात की राजू भाई आपने। अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से नजीब भाई के ऊपर बीजेपी का टैग लगाया जा रहा है और उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया जा रहा है, तो क्या लगता है ये जो बीजेपी का जो टैग उनके ऊपर लगा हुआ है नजीब भाई के ऊपर, ये क्या चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाएगा? मैं समझता हूँ कि मुमरा कौसा के जो मुसलमान हैं वो बहुत समझदार है, उनके अंदर सियासी शऊर पैदा हो चुका है और वो इनके बहकावे में या इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जिस तरीके से एक ऐसा शख्स जो इनको हरा सकता है, जो हिंदुओं के भी वोट ला सकता है, आज कलवा में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कलवा में हमने पिछले 15 रोज से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि कलवा में हम लीड लेकर के आएंगे। आज वहाँ पे शायद मुख्यमंत्री साहब, आज मुख्यमंत्री साहब शाम को आने, हाँ शाम को मुख्यमंत्री साहब भी वहाँ पर आने वाले हैं और 3 दिनों से हमारे खासदार साहब डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब हमारे साथ में कलवा में घूम रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कलवा का जो हिंदू है वो एक मुस्लिम कैंडिडेट नजीब सुलेमान मुल्ला को हाथों हाथ ले रहा है, उसको अपने दिल में बैठा रहा है, कलवा में प्यार कर रहा है। पोजीशन मजबूत है नजीब भाई की कलवा। मैं समझता हूँ कम से कम 20,000 की लीड लेकर के आएंगे वहां से, कलवा से। अब रही बात मुमरा की, तो मुमरा के जो लोग हैं, मुमरा के जो मुसलमान हैं, वो बहुत समझदार हैं।
मुमरा का मुसलमान जानता है कि ये पहला और आखिरी मौका है हमें हमारी इस सीट के अंदर बदलाव लाने का, और लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि ये जो हर चीज को प्राइवेट कर रहा है, पूरे मुमरा कौसा को बेच रहा है, और गिने चुने लोग 2 या 3 ही लोग हैं इसके इर्द गिर्द में जो उसकी इस पॉलिटिकल सीट का फायदा उठा करके बिजनेस कर रहे हैं। उनको बिजनेस से मतलब उनको राजनीति से या उनको गरीबों से या हमारे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम किस तरीके से पैसा कमा के बहुत बड़े इंसान बन जाए, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, बहुत सारे बड़े बिल्डर बन जाए। तो उनको मुमरा के लोगों ने अच्छी तरीके से पहचान लिया है और मुमरा के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त मुमरा के मुसलमानों के लिए बहुत सूझबूझ वाला इलेक्शन है। जैसे कि अभी आपने बीच में देखा हो कि नासिर खान साहब जो हैं, जो एक्स नगर सेविका शगुफ्ता मैडम के शौहर हैं और कांग्रेस से बिलोंग करते थे और 2 मरतबा इलेक्शन लड़े भी कॉर्पोरेशन के, उन्होंने कहा कि ये वक्त जो है हर मुसलमानों को पॉलिटिकल होने की जरूरत है। तो मैं भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ मुमरा कौसा के लोगों से कि इस वक्त हर मुसलमानों को, हर पूरे मुमरा कौसा के हर इलाके के मुसलमानों को, चाहे वो संजय नगर का हो, शंकर मंदिर का हो, अमृत नगर का हो, किस्मत कॉलोनी का हो, कादर पैलेस का हो, चांद नगर का हो, रशीद कंपाउंड का हो, शिमला पार्क का हो, हर इंसान ने रोशनी का हो, ठाकुरपाड़े का हो, बॉम्बे कॉलोनी का हो, हर इंसान ने, हर मुसलमान ने ये सोचना चाहिए ये पहला और आखिरी मौका है। क्यों? उसकी वजह आपको बताता हूँ मैं कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शन मंजूर हो चुका है ये बिल पार्लियामेंट के अंदर। शायद आपने पढ़ा होगा। जिस तरीके से हमारी महानगर पालिका में 50% मुसलमान औरतें ही लड़ सकती है, 50%, उसी तरीके से अब असेंबली में और एमपी इलेक्शन के अंदर 33% सिर्फ औरतें ही लड़ेंगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। 50% औरतें और 50% मर्द लड़ते हैं इसमें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। मगर अब रिजर्वेशन आ गया है असेंबली और एमपी इलेक्शन के अंदर भी, वहाँ 33% औरतें लड़ेंगी इलेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, 2029 के इलेक्शन से पहले वापस से डेलिमिनेशन ऑफ वार्ड होगा, जिस तरीके से 2008 में हुआ था, जब मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारा क़यादत नहीं होगी, हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो इस मुमरा कौसा में जहाँ पर 52% मुसलमान वोटर है, इसे 2 हिस्से में बांट दिया जाएगा। आधा मुमरा जो है कलवा में चला जाएगा और आधा मुमरा जो है कल्याण ग्रामीण में चला जाएगा, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया जाएगा। फिर हम वापस आकर के 10% और 15% रह जाएंगे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी और हमारी कोई बात नहीं कही जाएगी। तो ये बहुत मैं सोच समझ के और बहुत मैं अपने होशो हवाश में बात कर रहा हूँ मुमरा कौसा के लोगों से कि आप लोग इस बात को सुनिए, समझिए और परखिए कि पहला और आखिरी मौका हमारे पास है कि हम हमारी नुमाइंदगी, हमारी क़यादत और हमारी हिस्सेदारी को हम हक से छीन करके ले सकते हैं। तो अपने हक का वोट नजीब मुल्ला साहब को दे करके, 2 नंबर का बटन है उनका, 20 तारीख को इलेक्शन है, आप अगर उनको वोट देते हैं और उनको जिता करके लाते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि नजीब मुल्ला ऐसा शख्स है कि आज महानगर पालिका के अंदर एक गढ़ नेता, एक विरोधी पक्ष नेता, बैंक के अंदर 5 साल डायरेक्टर, 15 साल चेयरमैन रहने के बाद उसने किस तरीके से बैंक को ऊपर लाया, किस तरीके से थाने महानगर पालिका के बजट को उसने ऊपर लाया, किस तरीके से रेवेन्यूज को जनरेट करने के नए नए तरीके, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मुमरा कलवा का आमदार अगर बन जाता है, तो मुमरा कौसा में जो सबसे बड़ा मसला है वो रोजगार का है, सबसे बड़ा मसला है जो टोरेंट का है, सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे पीने के पानी का है, सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे ड्रग्स का है, सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे हॉकर्स का है, सबसे बड़ा मसला जो है हमारे ट्रैफिक का है। इसके ऊपर वो प्लान करेगा और प्लान करके हमें एक अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ में मुमरा कौसा को हर मसले का हल निकाल के देगा, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल के देगा। और वो टीम है उसके साथ में। आज राजन किनी साहब उनके साथ में है, विश्व भगत साहब उनके साथ में, जफर नुमानी साहब उनके साथ में, नेहा मैडम है, अश्विन राउत मैडम है, इब्राहिम राउत साहब हैं, मैं हूँ और बहुत सारे लोग, अजीज बाटा साहब हैं। कलवा के अंदर आप देखें तो कलवा के अंदर 10 से 11 नगर सेवक उनके साथ में है। तो मेरा अंदाजा है कि 38 नगर सेवक, 38 में से कम 25 से 26 नगर से उनके साथ में राजू भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टोरेंट जो है बड़ा मुद्दा इस वक्त है शहर का, लोग काफी परेशान हैं इससे। अवार साहब अभी जो सवाल वो कर रहे हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर मैं जीत के आऊंगा तो जो टोरेंट के जो मीटर वो चेंज कर दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नजीब मुल्ला साहब जो है वो टोरेंट को हटाने की बात करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है, क्या टोरेंट को हटाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात तो कम से कम उन्होंने मानी कि टोरेंट के जो मीटर है वो इलीगल है या गलत है या फास्ट रीडिंग वाले हैं। चलो इस बात को उन्होंने मान लिया। किस वजह से माना मालूम है? हमारी वजह से माना। जब हम इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि मेरी तानाशाही अब नहीं चली, पब्लिक मेरे से सवाल करेगी। तो उस सवाल से घबरा करके, हमारी लहर से घबरा करके आज जो पब्लिक को झूठ बोलते फिर रहे हैं कि नहीं मैं मीटर चेंज करवा दूंगा। क्या मीटर चेंज करवाएंगे? आप टोरेंट को चेंज करवाइए ना, आप टोरेंट को भगाइए यहाँ से। मैं आपको बताता हूँ, मैं
आपने देखा होगा, आज से तीन महीने पहले की बात है, हमारे बम्बई के को जाने वाले जितने भी 5 रास्ते हैं, चाहे वो वसई से हो, बोरीवली से हो, एलबीएस मार्ग से हो, मुलुंड चकनाके से हो, या एरोली ब्रिज से हो, या फिर वाशी से हो, 5 रास्ते हैं। इस 5 रास्तों के ऊपर टोल नाके थे। उस टोल नाके के खिलाफ राज ठाकरे साहब सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, मगर वहां वो नाकाम हो गए। हाई कोर्ट ने फेटाल दिया उनके अपील को, उनके मांगनी को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया। दूसरे प्राइवेट कंपनीज गई, बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज गए कि नहीं भाई, इस टोल नाके को हटाना चाहिए। मगर एकनाथ जी शिंदे साहब ने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, मैं हटा रहा हूँ, और हटाया उन्होंने, और हटा करके दिखाया कि नहीं दिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब नजीब मुल्ला जैसा शख्स जो एमएलए नहीं है और वो मुमरा के अंदर 181 करोड़ रुपया ला सकता है, तो टोरेंट को हटाने के लिए हमको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ 500 करोड़ पे हमको भरपाई करनी पड़ेगी। अगर वो 500 करोड़ की भरपाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह टोरेंट हट जाएगा। और ये काम अगर हम जीत करके आते हैं तो हम महीने भर के अंदर अंदर ये करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। मतलब महीने भर में आप लोग टोरेंट के खिलाफ, हाँ, टोरेंट को हम इंशाल्लाह हटा ही देंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम हटा ही देंगे इंशाल्लाह उसको। अच्छा राजू भाई, इस वक्त जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार का जो है मामला, वो एकदम आखिरी चरण पे आ चुका है। तो जिस तरीके से ये दूसरी पार्टी के लोग मतलब अपनी पार्टी छोड़ के और जो नजीमुल्लाह साहब की पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, कल आपके यहाँ आपके ऑफिस के बाहर जो एक विशाल जनसभा हुई थी, उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेसी जो पुराने कांग्रेसी थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के नजीमुल्लाह साहब की पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो इससे क्या पार्टी मजबूत होगी नजीमुल्लाह साहब की? इससे चुनाव पे भी असर पड़ेगा? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको मालूम है कि मैं भी कांग्रेसी हूँ। मैं मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे खानदान हमेशा से कांग्रेस के साथ में रहा है। मेरे दादा जो है वो कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके ऊपर केसेस हुए, अंग्रेजों ने उनके ऊपर केसेस किए, उनके अरेस्ट वारंट थे, आज तक रखे हुए हैं मेरे पास संभाल करके। तो हम कांग्रेसी हैं, मगर जब बात दीन और ईमान की आएगी तो हम कांग्रेसी होने से पहले मुसलमान हैं। तो ये जो लोग और ये जो सैलाब उमड़ रहा है, जो लोग साथ में जुड़ रहे हैं, इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें हमारी मुस्लिम क़यादत को पैदा करने की जरूरत है। और ये मुस्लिम क़यादत पैदा करने के लिए ये सारे लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में, चाहे वो एमआईएम के हों, चाहे वो एसडीपीआई के अंदर हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर जितेंद्र आवाड को कोई हरा सकता है तो नजीब मुल्ला ही हरा सकता है। और देखिए आगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, 2 से 3 रोज के अंदर अभी हम और बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, इसको सस्पेंस रखते हैं हम लोग इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम कुछ और अच्छा बड़ा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये जंग जो है इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों पर भरोसा है, हमें मुमरा कौसा की जनता, मुमरा कौसा की आवाम पर भरोसा है कि आप लोग सही फैसला लोगे। और इस इलेक्शन में जितेंद्र आवाड जैसे एक यहूदी सोच वाले, एक प्राइवेटाइज करने वाले, एक मुमरा कौसा को बेचने वाले शख्स को पछाड़ करके एक काम करने वाले शख्स नजीमुल्लाह साहब को आप जिता करके जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा राजू भाई, सबसे आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, महायुति की या महाविकास आघाड़ी की, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं, मगर मैं ये चाहूंगा कि सरकार कांग्रेस की बने। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं ना एनसीपी शरद पवार साहब पे भरोसा करता हूँ, ना उद्धव ठाकरे साहब पे भरोसा करता हूँ, जो उनके साथ में है कांग्रेस के। तो मेरी अपील रहेगी, जहां पर भी कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस को मुसलमानों ने भर भर के वोट देना चाहिए। मगर जहां पर भी उबाटा का नगर सेवक है या राष्ट्रवादी शरद पवार साहब का नगर कैंडिडेट है, तो वहां पर आपको सोच समझ के जो कैंडिडेट आपके इलाके के लिए अच्छा है, आपके समाज के लिए अच्छा है, उसको वोट देने की कोशिश कीजिए। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं एक क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब कांग्रेस की जीत के अंदर मैं अपने आप को भी सक्षम पाऊंगा, हमारी कौम को भी सक्षम पाऊंगा कि ये जो 70-78 सालों के अंदर 60 साल जो कांग्रेस ने राज किया, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं साथ में लेकर के चली है, मुसलमानों को साथ में लेकर के उसने कुछ काम किए। ठीक है, कांग्रेस के अंदर भी कुछ ना कुछ आरएसएस टाइप के लोग हैं, मैं नहीं मानता, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी खाकी चड्डी है। जैसे हमारे मुमरा के अंदर जो सेकुलरिज्म चोला पहने हमारे आवाड साहब है, उनकी भी अंदर की चड्डी खाकी है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, बहुत क्लोजली मालूम है। क्योंकि एक बार का वाकया है, मुझे मालूम है बराबर कि हम कहीं पर जा रहे थे और इनका पासपोर्ट मेरे हाथ में था। जब मैंने पासपोर्ट में देखा तो 3-4 मरतबा उसके ऊपर इजराइल का स्टैंप लगा हुआ था, थोड़ा सा मोटा पासपोर्ट था। तो मैंने बोला, यार ये तुम इजराइल का ही के लिए जाते? बोले नहीं, वो तो मैं डर गया, थोड़ा घबरा गए। बोले नहीं, वो तो मैं महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से डेलीगेशन जा रहा था, तो मैं उनके साथ में गया हुआ था। तब मुझे समझ में आया कि 3-4 मरतबा इजराइल जाकर आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं यहूदी सोच के लोग हैं, ये इल्यूमिनाटी के लोग हैं, ये मोसाद की तरफ से आए हुए लोग हैं। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन अपना है और कौन पराया है। हमारा ईमान वाला भाई कभी ना कभी तो हमारे लिए
राय बराबर भी अगर उसके अंदर ईमान है तो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारे लिए आवाज उठाएगा हाउस के अंदर, हमारे लिए जिद्दोजहद करेगा, हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। तो आप लोग को ये सब समझने की और सोचने की जरूरत है। और ये जो बहकावा हो रहा है मुमरा कौसा के अंदर कि नहीं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के नहीं है, वो एनसीपी के हैं। और क्या भरोसा कि अजित पवार साहब इलेक्शन के बाद में कांग्रेस के साथ में हाथ मिला ले रहे हैं, क्योंकि वो किंग मेकर। देखो आपने नवाब मलिक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अजित पवार साहब करने वाले हैं। तो एक अच्छी ताकत आपके पास आई है, एक अच्छा कैंडिडेट आपके पास आया हुआ है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि मुमरा कलवा का अगर हमने सही तरीके से फैसला ले लिया तो हमारा आदमी, हमारा कैंडिडेट आगे चल के मिनिस्टर बन सकता है। और मुमरा कलवा के तकदीर के अंदर बदलने के लिए, तो तकदीर तो अल्लाह ही बदलता है, तकदीर बदलने के लिए वो जरिया बन सकता है। तो दोस्तों ये थे राजू अंसारी साहब, जो राजनीति काफ़ी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। बड़ी पैनी निगाह होती है, जो कुछ भी घटित होता है मुमरा शहर के अंदर उसके ऊपर वो बराबर अपनी निगाह बनाए रखते हैं। आज हमने इनसे जो मुमरा कलवा के अंदर जो चुनावी माहौल है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। कई सवालों के हमने मुमरा की डेवलपमेंट को लेके, नजीब मुल्ला साहब को लेके कि उनके ऊपर जो ये जो बीजेपी का टैग लगाया गया है, उनका प्रचार किया जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी का को समर्थन करते हैं, उनकी विचारधारा भी वैसी है। उसका पूरी तरीके से राजू भाई ने खंडन किया है कि ये गलत अफवाहें लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, बड़ी संख्या में लोग सोच समझ के वोट करें। अब देखना ये हो कि 20 तारीख को वोटिंग है और 23 को नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।